किस भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और जगत में भी कुछ झलकियां वो भी होंगी फिल्म कला और संस्कृत से जुड़ी खबरों की। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबरों पर डालते हैं नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई कि सभी सांसद एक स्वर में देंगे सीमा पर डटे सेना के वीर जवानों के पीछे एकजुटता के साथ खड़े होने का संदेश। कोरोना काल में सांसदों के कर्तव्य का पथ चुनने पर आभार किया व्यक्त। साथ ही कहा, जब तक कोरोना की दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोविड-19 महामारी की दिशा के निर्देशों के साथ संसद का मानसून सत्र आज से हुआ शुरू। राज्यसभा के उपसभापति के लिए चुनाव आज। लोकसभा में पूर्व सदस्यों के अलावा पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को दी गई श्रद्धांजलि। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज कोविड-19 महामारी पर लोकसभा में दिया बयान। कहा, लॉकडाउन की वजह से 14 से 29 लाख मामलों को रोका गया। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर इस सप्ताह को मना रही है। सेवा सप्ताह के रूप में पार्टी सेवा कार्यों के माध्यम से रक्तदान, प्लाज्मा डोनेशन, दिव्यांग उपकरण वितरण जैसे कार्यक्रमों का करेगी आयोजन। 20 सितंबर तक चलेगा सेवा सप्ताह। देश भर में आज मनाया जा रहा है हिंदी दिवस। आज ही के दिन 1949 में हिंदी को राजभाषा का दिया गया था दर्जा। प्रधानमंत्री ने दी देशवासियों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, हिंदी की समृद्धि सुनिश्चित किया जाना जरूरी, उन्नति और प्रगति के लिए संकल्प। डोमिनिक थीम ने यूएस ओपन का खिताब किया अपने नाम। फाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव के खिलाफ शुरुआत में 2 सेट गंवाने के बाद की वापसी। 2-6, 4-6, 6-4, 6-3, 7-6 से दी शिकस्त। आप देख रहे थे इस वक्त की सुर्खियां और आज की सबसे बड़ी खबर पर डालते हैं पहले नजर। और बात संसद की। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। लोकसभा में पूर्व सांसदों सहित पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। श्रद्धांजलि देने के बाद लोकसभा की कार्रवाई 1 घंटे के लिए स्थगित कर दी गई थी। लोकसभा की कार्रवाई कोविड-19 के तय नियमों का पालन करते हुए संचालित की जा रही है। इस बार सदस्यों के बैठने की स्थिति में भी परिवर्तन किया गया है। वहीं कांग्रेस और कई अन्य विपक्षी दलों के विरोध के बीच सरकार ने संसद के मानसून सत्र के दौरान प्रश्नकाल एवं गैर सरकारी कामकाज के निलंबन से जुड़े प्रस्ताव सोमवार को लोकसभा में रखा, जिसे मंजूरी प्रदान कर दी गई। विपक्षी दलों ने प्रश्नकाल के निलंबन का विरोध किया और सरकार पर सवालों से बचने का आरोप लगाया, जिस पर सरकार ने कहा कि ये असाधारण परिस्थिति है जिसमें राजनीतिक दलों को सहयोग करना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस सत्र के दौरान प्रश्नकाल और गैर सरकारी कामकाज नहीं रखने पर अधिकतर दलों के नेताओं ने सहमति दी थी और प्रश्नकाल नहीं होने पर भी सदस्य सरकार से सवाल कर सकते हैं। संसद की कार्रवाई इस बार हम लोगों को करनी पड़ रही है। इसमें आप सभी का सहयोग चाहिए, क्योंकि केवल 4 घंटे के लिए ही सदन चलेगा। इसलिए मैंने अनुरोध किया था कि क्वेश्चन आवर इसमें न हो, बल्कि आधे घंटे का एक 0 आवर हो कि यदि किसी को कोई प्रश्न पूछना है, अपनी किसी आशंका का समाधान करना है, तो उस आधे घंटे में वह कर सकते हैं। वहीं मानसून सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब तक कोरोना की दवाई नहीं है तब तक कोई ढिलाई नहीं। संसद परिसर के बाहर मीडिया से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि हम चाहते हैं कि दुनिया के किसी भी कोने में जल्द से जल्द कोरोना की वैक्सीन बन जाए। अगर हमारे वैज्ञानिक इसमें सफल होते हैं और हम सभी को इस समस्या से बाहर लाने में सफल होंगे। कोरोना से बनी जो परिस्थिति है उसमें जिन सतर्कताओं के विषय में सूचित किया गया है
उन सतर्कताओं का पालन हम सबको करना ही करना है और ये भी साफ है, जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। हम चाहें कि बहुत ही जल्द से जल्द दुनिया के किसी भी कोने से वैक्सीन उपलब्ध हो, हमारे वैज्ञानिक जल्द से जल्द सफल हो और दुनिया में हर किसी को इस संकट में से बाहर निकालने में हम कामयाब हो। प्रधानमंत्री ने सांसदों के कर्तव्य का पथ चुनने पर उनके प्रति आभार भी व्यक्त किया। एक विशिष्ट वातावरण में संसद का मानसून सत्र आज प्रारंभ हो रहा है। कोरोना भी है, कर्तव्य भी है और सभी सांसदों ने कर्तव्य का रास्ता चुना है। मैं सभी सांसदों को इस पहल के लिए बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि सभी सदस्य मिलकर संदेश देंगे कि पूरा देश जवानों के साथ खड़ा है जो सीमा पर डटकर मातृभूमि की रक्षा कर रहे हैं। आज जब हमारी सेना के वीर जवान सीमा पर डटे हुए हैं, जिस विश्वास के साथ वो खड़े हैं, मातृभूमि की रक्षा के लिए डटे हुए हैं, ये सदन भी, सदन के सभी सदस्य एक स्वर से, एक भाव से, एक भावना से, एक संकल्प से वो संदेश देंगे, सेना के जवानों के पीछे देश खड़ा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस सत्र में कई अहम विधेयकों पर चर्चा के साथ कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए जाएंगे। इस सत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय होंगे, अनेक विषयों पर चर्चा होगी और हम सबका अनुभव है कि लोकसभा में जितनी ज्यादा चर्चा होती है, जितनी गहन चर्चा होती है, जितनी विविधताओं से भरी चर्चा होती है, उतना सदन को भी, विषय वस्तु को भी और देश को भी बहुत लाभ होता है। इस बार भी उस महान परंपरा में हम सभी सांसद मिलकर के वैल्यू एडिशन करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज लोकसभा में कोरोना महामारी पर बयान दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने सांसदों को महामारी से निपटने के लिए सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से 14 से 29 लाख मामलों को रोका गया है। The Government of India undertook the COVID-19 challenge with the highest level of political commitment. The nationwide lockdown, a bold decision undertaken by the government, duly involving community, initiated as self-imposed Janta curfew as per the call given by the Honorable Prime Minister, is testimony to the fact that India has collectively stood up to manage COVID-19 and successfully blunted the aggressive progression of COVID. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि भारत में कोविड-19 की मृत्यु दर सबसे कम है। With our endeavor to manage COVID-19 through a whole of government and whole of society approach, India has been able to limit its cases and deaths per million to 3,328 cases per million and 55 deaths per million population respectively
which is one of the lowest in the world as compared to similarly affected countries. लोकसभा में कृषि और किसानों से जुड़े 2 अध्यादेश के बदले बिल लोकसभा में रखे गए हैं। इसके साथ आवश्यक वस्तु अधिनियम से संशोधन से जुड़ा बिल भी अध्यादेश के बदले संसद के पटल पर रखा गया। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि जो कानून लाए गए हैं उनका उन्हें अधिकार है। ये जो मिनिमम मूल्य वाला आश्वासन एक्ट है, इसमें किसान को सिर्फ फायदा ही फायदा है। कोई भी व्यक्ति अब इस बिल के बाद किसान के खेत तक पहुंचेगा और किसान के खेत के मामले में किसी भी प्रकार का करार इस बिल में निषेध है। खेत का मालिकाना हक किसान का होगा। खेत के बारे में किसी प्रकार का करार नहीं हो सकता है। ये करार होगा सिर्फ फसल का। इस एक्ट के माध्यम से खेत विकसित होंगे, निजी निवेश खेत तक पहुंचेगा और खेत तक तकनीक पहुंचेगी, खेत तक पैसा पहुंचेगा और अच्छी और वैश्विक गुणवत्ता के आधार पर एक किसान खेती करेगा, उत्पादन करेगा और जब वो अपनी फसल को बेचेगा तो उसको उत्पादन का उचित मूल्य मिलेगा। वहीं इस बीच आज राज्यसभा के उपसभापति के लिए चुनाव भी होने हैं। एनडीए की तरफ से एक बार फिर से हरिवंश उम्मीदवार हैं, तो वहीं विपक्ष की तरफ से आरजेडी के नेता मनोज झा को उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी ने इस चुनाव के मद्देनजर लोकसभा और राज्यसभा में व्हिप भी जारी कर दिया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि कोविड की इस विशेष परिस्थिति में देश की सबसे बड़ी पंचायत में विधायी कामकाज सुचारू रूप से चल पाएगा और अहम बिल भी पास हो पाएंगे। और संसद में अभी तक की आज की कार्रवाई को लेकर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता अजय विक्रम सिंह इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, जो कि विजय चौक पे मौजूद हैं। अजय, अगर देखा जाए तो विधायी कामकाज के लिहाज से जो किसानों से जुड़े 2 अध्यादेश सरकार लाई थी, अब वो बिल के रूप में आए हैं। ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि देश के खेती किसानी के लिहाज से एक बहुत बड़े रिफॉर्म के तौर पर इसको देखा जा रहा है। किस तरह से फायदेमंद? जी बिल्कुल आरिंद, अगर हम बात करें आज सबकी नज़र उन अध्यादेशों पर थी जो अध्यादेश लाए गए थे किसानों को हित में देखते हुए उनको बिल के रूप में पेश करने के लिए प्राथमिकता के तौर पर सरकार ने उनको सदन में पेश किया है। एक बिल है आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020 जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का स्थान लेगा। इस बिल में किसानों से जो खरीद की जाती है, व्यापारी उनका जो भंडारण की जो क्षमता है उस पर से रोक हटाई जाएगी। इससे जो किसान सीधे व्यापारियों को अपना अनाज बेच सकेंगे। कांग्रेस ने इसका विरोध किया, लेकिन उसके बारे में कांग्रेस का विरोध का आधार ये था कि ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसके खिलाफ है ये बिल। लेकिन सदन से इस बात का संदेश दिया गया कि इसका फेडरल स्ट्रक्चर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बाकी जो 2 बिल पास किए गए हैं, अगर उनको सरल शब्दों में आर्यन बताना चाहें तो एक जो बिल है उसको हम कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए है। उससे किसानों की जो उपज है वो अपनी उपज कर सकेंगे और बड़े बड़े व्यापारी उनकी उपज में सहयोग करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे और उनकी उपज को सीधे खरीद सकेंगे। और कृषि मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि उनकी जमीन के अधिकार पर इसके आने से कोई असर नहीं पड़ेगा। तीसरा एक जो बिल लाया गया है वो एक देश एक मंडी का बिल है। सरकार की ये सोच है कि जो किसान हैं वो अपनी उपज को सीधे कहीं भी बेच सके, केवल मंडियों में ही बेचने के लिए सीमित ना रहे, अब वो कहीं भी बेच सकेंगे। उत्तर प्रदेश का किसान महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र का किसान तमिलनाडु में अपनी उपज बेच सकेगा। इस लिहाज से लाएगा। ये तीनों बिल किसानों के लिए क्रांतिकारी कदम माने जा रहे हैं। विपक्ष की आपत्तियां हैं, उन आपत्तियों के बीच में सरकार उन आपत्तियों को ऊपर अपना जवाब देगी और उसके जवाब के बाद जब ये पास होगा तो निश्चित तौर पर किसानों के लिए एक बहुत बड़ा कदम माना जाएगा। अजय, हमने देखा कि जो स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने भी लोकसभा के पटल पे बयान दिया है कोरोना को लेकर और उन्होंने इस बात को भी खास तौर से कहा कि जो लॉकडाउन की प्रक्रिया अपनाई गई इससे 14 से लेकर 29 लाख मामलों तक यानी संक्रमण के मामलों को रोकने में कामयाबी मिली है। क्योंकि संसद में बयान अपने आप में इसके मायने ही अलग होते हैं और इस प्रकार का आंकड़ा आना ये भी अपने आप में दिखाता है कि सरकार किस तरीके से लगातार प्रयासरत है संक्रमण को रोकने को लेकर। जी बिल्कुल, लोगों का ये भी इंतजार था क्योंकि कोरोना काल के बाद ये संसद का सत्र हो रहा है। विपक्ष निश्चित तौर पर ये जानना चाहता था सरकार से कि इसमें किस तरह से काम किया गया है, इसका कितना असर पड़ा है। बहुत ही बेबाक तरीके से स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि लॉकडाउन पर जो सवाल उठाया जा रहा था, उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन लगाने के बाद 14 से 29 लाख जो संक्रमण है उनको रोका गया है
और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो कंटेनमेंट जोन बनाए गए थे उसकी वजह से भी काफी नियंत्रण करने में सहयोग मिला है। साथ ही साथ ये भी उन्होंने बताया कि 1.6% मृत्यु दर है भारत में, ये पूरे विश्व में सबसे कम है। ये भी हमारे लिए एक सुकून भरी बात हो सकती है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भी ये कहा था कि जो कोरोना की जो वैक्सीन है उसका हमें इंतजार करना होगा और विश्व में कहीं भी वो जब उपलब्ध होगी वो भारत के लिए लाया जाएगा। तो सरकार की इस बीमारी से लड़ने के लिए पूरी प्रतिबद्धता साफ तौर पर दिखाई गई। सदन के भीतर विपक्ष के जो सवाल है उनका और आगे भी जवाब दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने अपना सदन में इस बारे में बयान दिया है। विक्रम, एक महत्वपूर्ण बात की, संसद के सत्र से पहले आज प्रधानमंत्री एक बार फिर परंपरा के तरीके से मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने एक बात महत्वपूर्ण तरीके से कही कि सीमा पे जो जवान हमारे डटे हुए हैं उनके साथ पूरा देश एकजुट है और संसद भी एकजुटता का ये संदेश देगी। ये अपने आप में किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि इस पूरी खबर को लेकर राजनीतिक गलियारों में कई प्रकार की चर्चाएं रही हैं कि आखिर चीन के साथ जो आज असहज स्थिति बनी हुई उसके आखिर मायने क्या है, क्या सरकार उस पर बयान देगी, इसको लेकर किस तरीके से राजनीतिक गलियारों में चर्चा? जी बिल्कुल, जो चीन का मामला है उसको विपक्षी तौर से, खासतौर से कांग्रेस की तरफ से लगातार उठाया जाता रहा, लेकिन एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म होता है जहां पर सरकार की तरफ से अपने बयान रखे जाते हैं। विदेश मंत्रालय की तरफ से, पीएमओ की तरफ से इस दौरान में अपने बयान रखे गए, लेकिन संसद के भीतर जो बयान होता है उसको आधिकारिक तौर पर और वैश्विक स्तर पर एक नजरिए से देखा जाता है। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर संकेत दिया है कि चीन से मुकाबला करने के लिए, अपनी जो सीमाएं हैं उसको सुरक्षित रखने के लिए भारत पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी संकेत दिया कि इस मामले में सभी राजनीतिक दलों के लोग साथ हैं, क्योंकि ऐसे मौकों पर, हर ऐसे मौकों पर भारत के सभी राजनीतिक दल एक होते हैं। साफ तौर पर यह संकेत उन दलों को भी है जो इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर, राजनीतिक लिहाज से उस पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन जब सदन में जो सैद्धांतिक रूप से, जब आधिकारिक रूप से बात कही जाएगी तो राजनीतिक दलों के बयान भी आधिकारिक रूप से माने जाएंगे। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि इस मामले पर पूरा जो दल, सारे राजनीतिक दल एक स्वर में कहेंगे और प्रधानमंत्री ने इसकी आशा भी व्यक्त की है। जी अजय, एक और महत्वपूर्ण चीज कि आज राज्यसभा में जो उपसभापति हैं उनके पद के चुनाव भी होना एक तरीके से, क्योंकि विपक्ष ने भी अपना एक उम्मीदवार सामने रखा है। ऐसे में क्या एक आम सहमति की अपेक्षा अब खत्म हो गई है? अब किस तरीके से अब इस पूरी प्रक्रिया में आगे बढ़ा जाएगा? हरियाणा अगर उपसभापति के चुनाव की बात करें तो एनडीए की तरफ से प्रत्याशी हरबंस सिंह हैं और जो अभी राज्यसभा की जब कार्रवाई शुरू होगी तो जेपी नड्डा उनका प्रस्ताव रखेंगे और एनडीए के जो दल हैं वो अपना समर्थन उसमें व्यक्त करेंगे और उसके बाद आगे आने वाले वक्त में उनका चुनाव होगा। और लेकिन एक मत होने की जो बात थी वो बिल्कुल नहीं है। विपक्ष ने अपना प्रत्याशी खड़ा कर दिया है। जो आरजेडी के सांसद है मनोज झा, उनको अपना प्रत्याशी बनाया है। गुलाम नबी आजाद उनका प्रस्ताव रखेंगे और अन्य जो सहयोगी दल हैं, यूपीए के और अन्य दल हैं, उसका अपना समर्थन करेंगे। उस पर प्रॉपर वोटिंग होगी और वोटिंग के बाद जो जीतेगा वो उपसभापति होगा। लेकिन अगर हम संख्या बल के लिहाज से देखें तो एनडीए का संख्या बल काफी बड़ा है। राज्यसभा में भी संख्या बल, जो एनडीए के घटक दलों को अगर हम जोड़ लें तो संख्या काफी आसान दिखती है कि हरबंस एक बार फिर से उपसभापति चुने जा सकते हैं। लेकिन चुनाव के बाद ही स्पष्ट तौर पर इस बारे में कुछ कहा जा सकेगा। लेकिन ये बात तो तय है कि चुनाव होगा और चुनाव के बाद जो जीतेगा वही उपसभापति बनेगा। अजय, अगर देखा जाए तो ये संभवतः पूरी तरीके से पहली बार है जब विशेष परिस्थितियों में संसद का सत्र शुरू हुआ है। तैयारियों के लिहाज से देखा जाए, जो बदली हुई परिस्थितियां, उस लिहाज से देखा जाए कि किस प्रकार से सांसद खुद को सहज पा रहे हैं इस बदली हुई परिस्थिति में बात करना। हमने देखा कि जो भी सदस्य हैं या संसद सदस्य जो लोग हैं या मंत्री हैं वो बैठकर ही अपनी सीट से अपनी बात रख रहे हैं, क्योंकि एक शील्ड उनके सामने लगाई गई है। किस प्रकार की ये विशेष व्यवस्थाएं और किस तरह से संक्रमण को रोकने के लिए तमाम इंतजाम? जी अरिंद, ये बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में और विशिष्ट परिस्थितियों में ये संसद का सत्र हो रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि 6 महीने के भीतर से ज्यादा कोई भी सदन का जो सत्र है वो नहीं बढ़ाया जा सकता। तो ये इस लिहाज से एक संवैधानिक बाध्यता भी थी और प्रतिबद्धता इस लिहाज से हम कहेंगे कि ये सत्र जैसे अन्य राज्यों में हुआ है कि एक दिन का बुला के ही एक जो संवैधानिक बाध्यता है उसको पूरा करके वो खत्म कर दिया था। लेकिन सदन ने तय किया है, संसद ने तय किया है कि केवल एक दिन का नहीं, केवल प्रतीकात्मक रूप से नहीं, 18 दिन यहाँ पर काम भी होगा। इस लिहाज से सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। सांसदों का कोरोना टेस्ट कराया गया है, पत्रकारों का कोरोना टेस्ट कराया गया है, जो स्टाफ है उनका कोरोना टेस्ट कराया गया है। और केवल इतना ही नहीं,
संसद के भीतर भवन में घुसने के पहले एक ऐप के जरिए अपना आइडेंटिफिकेशन करने के बाद जो संसद सदस्य हैं वो घुसे हैं। जो पत्रकार हैं, केवल 22 पत्रकारों को ही गैलरी में बैठने की इजाजत है। एक विशेष जो दृश्य देखने को आर्यन मिला है कि जो अभी लोकसभा का सत्र चल रहा है, लोकसभा के सदस्य राज्यसभा में भी बैठे हुए हैं और गैलरी में भी बैठे हुए हैं सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए। अब जब ये सत्र खत्म होगा अभी उसके बाद 1 बजे के बाद तो उसको सैनिटाइज किया जाएगा। सैनिटाइज करने के बाद फिर से जब राज्यसभा का सत्र शुरू होगा 3 बजे से, तो 2 घंटे का जो अंतर रखा गया है सैनिटाइज करने के लिए रखा गया है। तो सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि सैटरडे और संडे को भी सदन का सत्र चलेगा 18 दिन लगातार। एक कई मायनों में इस माहौल में संसद का सत्र चल रहा है जो आगे आने वाले वक्त में याद किया जाएगा। आर्यन, इस बारे में भी याद किया जाएगा संसद का सत्र इस लिहाज से कि 18 दिन तक लगातार संसद सदस्य तो बैठेंगे, लेकिन 25 से ज्यादा जो बिल हैं वो भी पास किए जाएंगे। और विपक्षी दल फिलहाल अभी तक जिस तरह से सहयोग कर रहे हैं, अगर इसी तरह से सहयोग करते रहे तो ये माना जा सकता है कि 25 के 25 जो टारगेट है सरकार का वो कानून बनाए जा सकेंगे और जनता के हित के काम हो सकेंगे। अजय, एक और चीज की क्योंकि एक अजीब परिस्थिति है कोरोना महामारी के चलते, ऐसे में संसदीय व्यवस्थाओं के तहत प्रश्नकाल को भी निलंबित रखने का एक तरीके से फैसला किया गया। इसको लेकर कई प्रकार की राजनीतिक बयानबाजी हमको देखने को मिली है। फिलहाल क्या ये मसला अब एक तरीके से खत्म माना जाए, क्योंकि अब एक तरीके से सत्र शुरू हो चुका है और मोटे तौर पर विपक्षी दलों में भी सहमति देखने को मिली है? जी आर्यन, अगर हम विवाद की बात करें तो विवाद पूरी तरह से एक तरह से खत्म हो चुका है, क्योंकि सदन के भीतर जो संसदीय कार्य मंत्री हैं उन्होंने इस बारे में अपना बयान किया, अपना प्रस्ताव रखा। इस पे आपत्तियां जरूर दर्ज की गई कांग्रेस की तरफ से और अन्य राजनीतिक दलों की तरफ से कि उनका एक अधिकार होता है, प्रश्नकाल में ही वो अपना सवाल पूछ सकते हैं। स्पीकर ने साफ तौर पर कहा है और संसदीय कार्य मंत्री ने भी कहा है सदन में भी, और अलग से जो मीटिंग हुई थी उसमें भी ये कहा गया है कि प्रश्न पूछने के अधिकार पर कोई भी रोक नहीं लगी है। ये प्रश्नकाल जरूर रुका हुआ है, लेकिन लिखित रूप में प्रश्न पूछा जा सकता है और उसके जवाब दिए जा सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो अन्य अधिकार हैं संसद के भीतर सवाल पूछने के, चाहे वो शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन की बात हो, चाहे जब बिल कब पर चर्चा होगी उसकी बात हो, या फिर विशेष रूप से किसी विषय पर आप चर्चा कराना चाहते हैं उसकी संसद से अनुमति लेके करा सकते हैं, तो वो सारे अधिकार सुरक्षित है। प्रश्नकाल विशेष परिस्थितियों में सदन हो रहा है इसलिए उसको स्थगित किया गया है। शून्यकाल को भी स्थगित केवल 30 मिनट का किया गया है और जो प्राइवेट मेंबर बिल है उसको भी खत्म किया गया है। तो जो विशिष्ट परिस्थितियां हैं तो विशिष्ट परिस्थितियों में विशिष्ट तरीके से सहयोग भी करना होगा राजनीतिक दल को। लग तो ये रहा है कि विपक्षी दल सहयोग करने के मूड में है। आगे आने वाले वक्त में अगर सब कुछ सही रहा तो इसी तरह से सही रहा तो ये एक अच्छा संकेत भी माना जाएगा और ये देखा जाएगा कि ऐसी विशिष्ट परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में सदन बुलाया गया और सभी राजनीतिक दलों ने एक स्वर में जनता के लिए काम किया। अजय, हमने देखा कि सदन की कार्रवाई के समय शुरुआत में जो लोकसभा के पूर्व सदस्य रहे हैं, साथ साथ पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी के भी निधन पर शोक व्यक्त किया गया। एक तरीके से इन लोगों के जाने के बाद में संसद के सांसदों ने तमाम तरीके से किस तरीके से उनको याद किया, क्योंकि प्रणब मुखर्जी जी की अगर बात की जाए तो एक राष्ट्रपति तक उन्होंने अपना सफर तय किया, उसके पहले वो दोनों सदनों में एक तरीके से अपनी मौजूदगी दिखाते रहे थे। तो किस तरीके से उनको इस समय आज याद किया गया? जी, आज अगर हम बात करें तो लोकसभा में तकरीबन 14 सदस्य और राज्यसभा में भी तकरीबन इतने ही सदस्य, 14 से 15 सदस्य, इनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसमें से लोकसभा में जो प्रणब मुखर्जी लोकसभा में भी रह चुके हैं, राज्यसभा में भी रह चुके हैं और पहली बार ऐसा होगा कि इतने लंबे समय तक वक्त तक उन्होंने सदन की सेवा की थी, दोनों सदनों की, और अब वो नहीं है तो उनको याद किया गया, श्रद्धांजलि दी गई। और उनको ही नहीं, कांग्रेस के एक सांसद, वर्तमान सांसद कन्याकुमारी से थे, उनका भी निधन हो गया, उनको भी याद किया गया और पूर्व सांसद जो लोकसभा के थे जो इनका निधन हुआ उन्हें याद किया गया। राज्यसभा में बेनी प्रसाद वर्मा, अमर सिंह जैसे जो नेता हैं, पंडित जसराज जैसे जो सांसद थे, इन सभी को याद किया गया। एक कस्टम होता है और ये हमारी भारतीय संस्कृति है कि ऐसे मौकों पर जब हम कोई भी ऐसी इकट्ठा होते हैं तो अपने उन जो प्रिय लोगों को याद करते हैं जो हमारे बीच में नहीं रहे हैं। उसी कस्टम को पूरा किया गया और ये संकेत दिया गया कि दुख की घड़ी में हम सदन भी, सरकार भी और देश भी उन परिवारों के साथ खड़ा है जो अब हमारे बीच में नहीं है। बिल्कुल, और शायद एक एकजुटता का जो बड़ा संदेश है वो अक्सर संसद के इस गलियारे से निकल के आता है तब जबकि जो देश के सामने बड़ी चुनौतियां होती हैं। अजय, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए और आप इस पूरे घटनाक्रम पर रखिए नजर। संसद के तमाम मसलों को लेकर आपसे आगे भी हम अपडेट्स लेते रहेंगे। और अब नजर डालते हैं देश की अन्य बड़ी राष्ट्रीय खबरों पर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में सेवा सप्ताह कार्यक्रम के तहत भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज नोएडा के छपरौली गांव पहुंचे। इस अवसर पर जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का जन्म दिवस 17 सितंबर को है। भाजपा ने तय किया है कि 14 से 20 सितंबर तक सेवा सप्ताह चलाया जाएगा, क्योंकि उनके जीवन में सेवा प्रमुख लक्ष्य रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन 17 तारीख को पड़ता है और उस बार वो 70 वर्ष के हुए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि 14 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक सेवा सप्ताह, क्योंकि उनके जीवन में और उनकी जीवनी में अगर हम देखें तो सेवा प्रमुख लक्ष्य रहा है। भारत की सेवा, जनता की सेवा, दीनदयाल की सेवा, दलित की सेवा, पिछड़े की सेवा, शोषित की सेवा, जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा है उसकी सेवा करना, यह उनका जीवन का ध्येय रहा, लक्ष्य रहा। इसको हमको समझना चाहिए। वहीं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर सेवा सप्ताह में पहले दिन अतरौली बस अड्डा के पास रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। और इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता सुधीर यादव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। और सुधीर, जो कार्यक्रम जिसमें जेपी नड्डा पहुंचे थे, अपने आप में सप्ताह भर तक चलने वाला है और समाज के लोगों के प्रति समाज सेवा के भाव को आगे बढ़ाने के लिहाज से किस तरीके से ये 7 दिन तक देश के अलग अलग कोनों में कार्यक्रम आयोजित करेगी बीजेपी? बिल्कुल आर्यन, देखिए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का 70वां जन्मदिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मना रहे हैं पूरे देश में, तो जेपी नड्डा की तरफ से यह आह्वान किया गया है कि कम से कम 70 जगह पर ब्लड डोनेशन कैंप हो, वृक्षारोपण हो, लोगों को जो है फ्रूट्स वगैरह दिए जाएं, लोगों को सेवाएं मुहैया कराई जाएं। खास तौर पर जो प्रधानमंत्री का जीवन है, जिस तरीके से सेवा भाव लगातार उनके जीवन में उनका कर्म रहा है, शुरुआत से ही अगर हम बात करें, बचपन से जिस तरीके से उनका जीवन रहा है, शुरुआत से उन्होंने हमेशा ये कोशिश की है कि वो लोगों के, अपने आसपास के लोगों के, देश के लोगों के और विश्व के लोगों के काम में आ सके। तो इस तरीके से इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए लगातार बीजेपी 14 तारीख से लेकर 20 तारीख तक जो विभिन्न कार्यक्रम है देश के विभिन्न हिस्सों में इस तरीके से आयोजित कर रही है। इसमें जो ब्लड डोनेशन खासतौर पर है, और कहा यह गया है कि ब्लड डोनेशन, क्योंकि कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, तो कोशिश ये की जाए कि प्लाज्मा डोनेट ज्यादा की जाए, जिससे कि जो कोविड से पीड़ित लोग हैं, अगर उनमें इससे मदद मिल सकती है तो उसको भी फायदा पहुंचा जाए। तो बेसिक आर्यन, जो इसका मकसद ये है कि जो सेवा भाव है आम लोगों के लिए, उन तक ये चीजें पहुंचाई जाएं और उनकी सेवा भी की जाए। आर्यन, सुधीर, आप किस तरीके के और इसके अलावा कार्यक्रम होंगे सप्ताह भर तक, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी बीजेपी की ओर से इस पूरे सप्ताह चलेंगे? देखिए, लगातार पूरे देश में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हालांकि जेपी नड्डा की तरफ से जब ये कार्यक्रम की शुरुआत की गई तो उन्होंने ये जरूर कहा कि कम से कम 70 जो देश भर के जिले हैं उनमें तो ये होना ही चाहिए, और खास तौर पर जो नंबर है वो भी 70 जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री का 70वां जन्मदिन है। अगर हम विकलांग लोग को कुछ उपकरण मुहैया कराते हैं, उनकी मदद करते हैं, तो कम से कम 70 लोग हों। अगर उनको जो गरीब लोग हैं उनको फ्रूट देते हैं, उनकी मदद करते हैं, अगर हम वृक्षारोपण करते हैं तो वो कम से कम 70 है उसमें। और खास बात इसके साथ ही आर्यन ये भी कहा कि जो वर्चुअल रैलीज हैं, कम से कम जो 70 वर्चुअल रैलीज हैं वो होंगी, तो इस पूरे संदेश को लगातार पूरे देश में पहुंचा जाएगा। इसका कोई खाका नहीं है, लगातार तो पूरे देश में जो सारे जो उनके जो ऑफिसर्स हैं वहाँ ये चीजें की जा रही हैं, और लगातार हर संभव तरीके से जितना ज्यादा से ज्यादा किया जा सकता है करने की कोशिश की जा रही है। और सुधीर, एक देखा आपने कि जेपी नड्डा ने इस बात को भी जोड़ा, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का जो पूरा जीवन काल रहा है वो अपने आप में लोगों की सेवा भाव का ही रहा है, और ऐसे में उनके जन्मदिन के मौके पर एक सप्ताह तक सेवा भाव को लेकर समाज के लोगों तक जाना, ये भी एक तरीके से लोगों का, खासतौर से राजनीतिक दलों का आम जनता के साथ जुड़ाव को एक बेहतर तरीके से देखा जा सकता है प्रयास के तौर पे। बिल्कुल आर्यन, देखिए, लगातार हमेशा से पहले जो राजनेता थे वो जन्मदिन को एक बड़े भव्य तरीके से मना रहे थे, और
उसको कहीं ना कहीं एक प्रेस्टीज का सिंबल या आप कहें अपनी ताकत दिखाने का एक नमूना तौर पर लेते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसको एक अलग तरीके से रखा है कि हम जो देश का आम जनमानस है उन तक पहुंचे, उनकी सेवा करें, क्योंकि प्रधानमंत्री का जीवन ऐसा ही रहा। आर्यन में यहाँ बताना चाहूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रमुख हैं जेपी नड्डा अध्यक्ष, उन्होंने यहाँ एक वाकया शेयर किया। जब इस कार्यक्रम की शुरुआत हो रही थी तो उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी उन्होंने बचपन से ही ऐसे काम किए। उन्होंने अपने एक दोस्त की मदद की, जबकि एक नाटक में काम किया और वहां से जो उनको पैसे मिले वो उन्होंने अपने दोस्त है उसकी फीस दी। तो शुरुआत से उनका जीवन ऐसा रहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से कोशिश हो सकती है, उससे दूसरों की मदद की जाए। तो इस चीज को लगातार पूरे देश के सामने रखने का एक इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता है कि प्रधानमंत्री का 70वां जन्मदिन है और पूरे देश में जो सेवा सप्ताह है उसको मनाया जाए। बिल्कुल सुधीर, शुक्रिया इस बातचीत और अपडेट्स के लिए। प्रधानमंत्री का 70वां जन्मदिन और ऐसे में समाज सेवा के संकल्प के साथ में बीजेपी 7 दिनों तक जनता के बीच और बेहतर तरीके से काम करने का संकल्प लेकर उठी हुई है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। कोरोना के खिलाफ सरकार के सख्त कदमों की मदद से बेहतर नतीजे भी अब सामने दिखाई पड़ने लगे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित लोगों में से अब तक 37,80,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 77,512 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 78% तक हो गया है। देश में कोविड से मृत्यु दर घटकर 1.64% पर आ गई है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने बताया है कि देश में 13 सितंबर तक कोरोना वायरस के लिए कुल 5,72,39,428 सैंपल टेस्ट किए गए, जिनमें से 9,78,500 सैंपल टेस्ट कल किए गए। कोलकाता मेट्रो रेलवे ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर सुरक्षा कदमों को ध्यान में रखते हुए आज सुबह 8 बजे से मेट्रो सेवाएं शुरू कर दी है। 5 महीने से भी ज्यादा समय तक बंद रहने के बाद शहर में मेट्रो रेल सेवा आज से बहाल हो गई है। मेट्रो स्टेशन पर थर्मल स्क्रीनिंग और हैंड सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई है। यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जैसे एहतियाती उपायों का ध्यान रखने की हिदायत दी गई है। वहीं मेट्रो अधिकारियों का कहना है कि यात्रियों को कोलकाता मेट्रो रेल मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसके जरिए वो सफर के 4 से 6 घंटे पहले ई पास बुक कर सकते हैं। और बात राष्ट्रभाषा की। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया था, जिसके अवसर पर हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस पर देशवासियों को संदेश देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हिंदी की समृद्धि को सुनिश्चित किया जाना जरूरी है और उसकी उन्नति और प्रगति के लिए सभी को संकल्प लेना चाहिए। प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के अभियान को आगे बढ़ाते हुए राजभाषा विभाग द्वारा हिंदी के लिए ई टूल्स सुदृढ़ करने का काम किया जा रहा है। वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों में विभाग द्वारा निर्मित स्मृति आधारित अनुवाद टूल कंठस्थ का विस्तार किया जा रहा है, जिससे अनुवाद के क्षेत्र में समय की बचत करने के साथ साथ एकरूपता और उत्कृष्टता भी सुनिश्चित की जा सके। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा है कि हिंदी दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस अवसर पर हिंदी के विकास में योगदान दे रहे सभी भाषाविदों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने हिंदी दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए ट्वीट किया है। ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि भारत की हर भाषा सुंदर है, महान है। आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 सितंबर को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी ने ट्वीट के माध्यम से बताया है कि मन की बात की सबसे बड़ी ताकत देश भर के लोगों से प्राप्त विभिन्न सुझाव हैं। इस महीने का एपिसोड 27 सितंबर को होगा। मैं आप सभी से नमो ऐप पर अपने विचारों को साझा करने का आग्रह करता हूं।
और अब देखते हैं आगे अर्थ जगत से जुड़ी हुई बड़ी खबरें। तो व्यापार प्राइम में क्या है बड़ी खबरें, इसको लेकर हमारे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी आंचल। आंचल, क्या बड़ी खबरें अगर अर्थ जगत की बात की जाए तो? शुक्रिया आरेंद्र। तो जो सबसे पहली खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं वो है एमएसएमई सेक्टर को लेकर केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय यानी कि एमएसएमई का जो मंत्रालय है उसने बकाया राशि वसूलने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकारी एजेंसियों और सार्वजनिक क्षेत्र की जो इकाइयां हैं, अब उसके बाद एमएसएमई मंत्रालय ने शीर्ष जो 500 कॉरपोरेट के उद्यमी हैं यानी कि सीएमडी, उनको छोटी इकाइयों के साथ एकजुटता दिखाने और अति शीघ्र एमएसएमई बकाया स्पष्ट करने के लिए लिखा है। छोटे उद्यमियों के लिए नकदी प्रवाह में सुधार के लिए 500 करोड़ से अधिक की जो आय वाली कंपनियां हैं उनको टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म से जुड़ना अनिवार्य किया गया है। तो ये जो पूरा कदम है ये अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है, कितना ऐतिहासिक है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता अरुण। अगर इनसे बहुत ही आसान भाषा में और आसान शब्दावली में अपने दर्शकों को समझाना चाहेंगे तो किस तरह से जो ये बकाया राशि वसूलने के लिए एक अहम कदम एमएसएमई मंत्रालय द्वारा उठाया गया है, इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे? देखिए आंचल, इस समय पर अगर आप देश में देखें तो अप्रोक्सीमेटली 6.5 से 7 करोड़ छोटी इकाइयां एमएसएमईज मौजूद हैं। अभी एमएसएमईज जो कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के लिए, बड़े बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए माल सामान बनाती है। अभी जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज होते हैं, इन एमएसएमई से जब सामान खरीदते हैं तो थोड़ा मार्जिन का पैसा दे देते हैं, यानी कि 10% 15% पे आउट कर देते हैं, बाकी का पैसा कहते हैं कि बाद में देंगे। ऐसा कई सारे केसेस में होता है। कई केसेस में माल सामान ले भी दिया जाता है एमएसएमई से, लेकिन उनका बकाया यानी कि पैसा जो होता है दिया नहीं जाता होगा। 2, 3, 4 महीने लग जाते हैं पैसा आते आते। तो जो एमएसएमईज होती है उनका पैसा फंस जाता है, यानी कि वो अपना जो नया काम करना चाहे वो काम नहीं कर पाते। तो ऐसे में एमएसएमई मंत्रालय का एक बड़ा कदम निकल कर आया है। उन्होंने एक तरह से देश भर की जो 500 जो कॉर्पोरेट बड़े दिग्गज हाउसेज है, कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, उनके सीएमडीज को सीधे तौर पर चिट्ठी लिखी है और साफ तौर पर इस बात को कहा है कि जितनी भी एमएसएमईज का जो बकाया पैसा है उसको आप इमीडिएटली वापस करें। क्योंकि जो एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट का जो सेक्शन 15 है वो साफ तौर पर कहता है कि कोई भी कॉर्पोरेट हाउस अगर एमएसएमई से अगर कोई सामान खरीदता है तो ये मैंडेटरी है कि 45 दिन के अंदर अंदर उस पैसे को वापस करना होगा। दूसरी बात ये है कि अगर आप पैसे का पेमेंट नहीं भी कर पा रहे हैं तो आप ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर कराइए। ज्यादातर जो बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट हाउसेज है वो ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर अभी तक रजिस्टर नहीं करा पाए, जबकि ये मैंडेटरी है कि 500 करोड़ से बड़ी की जो कंपनी है जिनका टर्नओवर है उनको ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पे आना होगा। दरअसल ट्रेड्स प्लेटफॉर्म एक बहुत बड़ा एक अच्छा एक तरह से ऐप है, एक प्लेटफॉर्म है जिसमें एक एमएसएमई होल्डर होता है जो अपना माल सामान बेचता है, एक बायर होता है और एक फाइनेंसर्स होते हैं। तो अगर जो बायर है जो अपना सामान बेचना चाहता है उसके पास पैसा नहीं है देने के लिए, वो फाइनेंसर्स से लेकर के पैसा उधार लेकर के एमएसएमईज को दे सकता है और फाइनेंसर को बाद में पैसा चुका सकता है। लेकिन ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पे भी लोग रजिस्टर नहीं करेंगे, तो इसलिए आड़े हाथों लिया तमाम बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज को और जो जितनी पीएसयूज इस देश के अंदर है उन तमाम पीएसयूज को सरकार ने चिट्ठी लिख करके कहा है कि आप एक तरह से मॉनिटरिंग कीजिए, जितना पैसा बकाया उसको वापस कीजिए और एक तरह से 10,000 करोड़ रुपए जो पीएसयूज की तरफ बिल्कुल अरुण, अगर हम इसको इस लिहाज से समझने की कोशिश करें कि अभी हाल ही में कुछ समय पहले कैबिनेट ने इस बात को मंजूरी दी थी कि कैसे जो एनबीएफसीज हैं वो अब टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म जो है उसके जरिए एमएसएमईज को लोन दे पाएंगी, तो कहीं ना कहीं अगर उस बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये फैसला काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि जो फाइनेंसिंग की यानी कि जो वर्किंग कैपिटल जो एमएसएमईज को होता है वो उनका ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि जब अपना माल सामान बेचते हैं तो वो ब्लॉक नहीं रहेगा, नंबर 1। दूसरी बात, उनको आसानी से फाइनेंसिंग मिल पाएगी। ट्रेड्स प्लेटफॉर्म बहुत ही बेहतरीन है और इसका ये विकल्प इसलिए तलाशा गया था कि अगर जिसने माल सामान खरीदा एमएसएमई से अगर उनके पास भी पैसा ना हो तो फाइनेंसर से पैसा उधार लेकर के एमएसएमई को चुका सकते हैं और जब भी जिसने माल खरीदा है उसके बाद जब पैसा आता है वो फाइनेंसर को वापस दे सकते हैं। इसमें तीनों का ही फायदा है कि एमएसएमई को टाइम पे पैसा मिल जाएगा, बायर्स के पास यानी कि जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज है उनके पास भी लिक्विडिटी रहेगी और फाइनेंसर भी इसमें अपना कमीशन कमा करके एक तरह से पैसा कमाते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो विन विन सिचुएशन तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए रहती है। तो इसलिए सरकार का बड़ा कदम है, देश की लगभग 7 करोड़ एमएसएमई यूनिट के लिए एक तरह से वरदान कह सकते हैं कि अब उनके पैसा अटकेगा नहीं और एक तरह से जल्द उनके पास पैसा आता हुआ दिखाई देगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो जो ये ट्रेड्स प्लेटफॉर्म है ये ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम है जिसका संचालन जो है वो आरबीआई करती है और साफ तौर पर जो एमएसएमई सप्लायर्स हैं, जो बायर्स हैं, उनके एक इंटीग्रेटेड नेटवर्क के तरीके से ये काम करता है।
रुक करते अगली खबर का, जो कि दलाल स्ट्रीट से है। जी हाँ, हफ्ते के पहले कारोबारी दिन अगर हम आज बाजार की बात करें तो पॉजिटिव एक्शन के साथ कारोबार शुरू हुआ। सेंसेक्स करीबन 360 अंक उछलकर अगर हम अभी की बात करें तो 40,209 के आसपास इस लेवल पर ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा जो निफ्टी इंडेक्स है उसमें 91 अंकों की बढ़त है और करीबन 12,000 के आसपास कारोबार करता हुआ। लेकिन अगर पूरा कारोबारी सेंटिमेंट देखें तो HCL, टेक और SBI टॉप गेनर्स की लिस्ट में सबसे आगे है। लेकिन अगर सेक्टोरल इंडेक्सेस की बात करें तो सभी सेक्टर्स में तेजी है, जिसमें BSE ऑटो, बैंकिंग निफ्टी, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, हेल्थ केयर, IT, मेटल, ऑयल एंड गैस, PSU और जो तमाम जो टेक शेयर्स हैं यानी उन सब में तेजी नजर आ रही है। तो आर्थिक जगत की बड़ी खबरों में इतना ही। वापस चलते हैं बाकी खबरों के लिए मेरे सहयोगी आरेंद्र के पास। शुक्रिया आंचल इन तमाम खबरों को हमारे साथ साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियां बनी हुई हैं। और विश्व प्राइम में सबसे पहले बात जापान की। जापान के अगले प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा होंगे। सुगा निवर्तमान प्रधानमंत्री शिंजो आबे की जगह लेंगे। सुगा के लंबे समय से शिंजो आबे के साथ काम किया है। जापान में सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेतृत्व के चुनाव में योशिहिदे सुगा को जीत मिली है। आबे के कार्यकाल के दौरान 71 साल के सुगा कई महत्वपूर्ण पद संभाल चुके हैं। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य योशिहिदे सुगा पार्टी में किसी गुट से संबद्ध नहीं रहे हैं। उन्हें ऐसे व्यक्ति के तौर पर देखा जा रहा है जो आबे की नीतियों को आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें अमेरिका के साथ जापान का सुरक्षा गठबंधन, कोरोना वायरस महामारी से निपटना और अर्थव्यवस्था को मजबूत करना शामिल है। शिंजो आबे के बाद की सरकार की अहम नीतियों के बारे में पूछे जाने पर सुगा ने इस बात का जिक्र किया कि कोरोना वायरस महामारी से निपटना सबसे बड़ी चुनौती होगी। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने स्वास्थ्य के कारणों को लेकर कुछ दिन पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इस समय पूरी दुनिया कोविड-19 महामारी की मार झेल रही है और संक्रमण के मामले हर दिन लगातार बढ़ते दिखाई पड़ रहे हैं। वर्ल्डोमीटर के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना के अब तक 2,91,81,000 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इसके अलावा दुनिया में कोरोना वायरस के कारण मरने वालों की संख्या 9,28,000 के आंकड़े को पार कर चुकी है। वहीं दुनिया भर में कोरोना से अब तक 2,10,15,000 से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। वहीं इस महामारी के कारण अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित देश है। हालांकि देश में अब तक कम मामले सामने देखने को इन दिनों मिल रहे हैं। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 30,000 से अधिक संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं, जिससे देश में कुल संक्रमितों की संख्या 67 लाख से ज्यादा हो चुकी है, जबकि 1,98,000 से ज्यादा लोग इस महामारी के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। देश में कैलिफोर्निया, टेक्सास, फ्लोरिडा और न्यूयॉर्क सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में शामिल है। बात बेल्जियम की। बेल्जियम में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में कम फंडिंग और काम करने की विकट परिस्थितियों को लेकर रविवार को हजारों स्वास्थ्यकर्मी विरोध करने के लिए ब्रसेल्स की सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक कोरोना वायरस महामारी के कारण देश में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की हालत काफी बुरी है। प्रदर्शनकारियों ने नेताओं से कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने और स्वास्थ्य सेवा के लिए आवंटित धनराशि बढ़ाने की मांग की है। गौरतलब है कि बेल्जियम में स्वास्थ्य कर्मियों को 1994 से वेतन वृद्धि नहीं मिली है। और खबर इराक से। 6 महीने से अधिक समय तक बंद रहने के बाद इराक की राजधानी बगदाद में कॉफी शॉप और रेस्तरां के आधिकारिक तौर पर फिर से खुलने की अनुमति दे दी गई है। प्रतिष्ठानों को कई सुरक्षा सावधानियां बरते जाने के निर्देश दिए गए हैं, जैसे कि परिसर में प्रवेश करते समय सबसे पहले उन्हें सैनिटाइज किया जाए। इराकी सरकार ने प्रतिबंधों में और ढील देते हुए दर्शकों के बिना खेल आयोजकों को आयोजित करने की मंजूरी दे दी है। वहीं सरकारी दफ्तरों में भी 50% क्षमता के साथ काम कराने की अनुमति दी गई है। साथ ही व्यापार को सुगम बनाने और स्थानीय बाजार की जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से देश में आवाजाही को भी मंजूरी दी गई है। और अब देखते हैं खेल जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें।
और खेल प्राइम की खबरों को लेकर हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी तेजेंद्र, क्या कुछ बड़ी खबरें अगर हम खेल के मैदान की बात करें तो? शुक्रिया आरिंद, बिल्कुल कई अहम खबरें हैं खेल के मैदान से। बात करेंगे यूएस ओपन की, साथ ही क्रिकेट की भी, लेकिन सबसे पहले इस खबर पर नजर डाल लेते हैं। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री किरण रिजिजू ने आज लेह में कई खेल सुविधाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने एक खुले स्टेडियम में फुटबॉल के लिए सिंथेटिक ट्रैक और एस्ट्रोटर्फ और एनडीएस इंडोर स्टेडियम में जिम्नेजियम हॉल का शिलान्यास किया। लेह में बनने वाली सुविधाओं से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में खेल विकास के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। स्पोर्ट्स एज ए कल्चर समाज में अवेयरनेस करना, दूसरा है स्पोर्ट्स फॉर एक्सीलेंस, कि स्पोर्ट्स के माध्यम से हम दुनिया में भारत का नाम ऊंचा करना है, कंपटीशन में मेडल जीतना है। ओलंपिक में इंडिया का पोजीशन बहुत अच्छा नहीं है, तो ओलंपिक में हम अच्छा मेडल लाए। नेशनल इंटीग्रेशन की दृष्टि से देश को एक सूत्र में बांध के रखने के लिए स्पोर्ट्स से बड़ा कोई चीज नहीं है, ये बहुत बड़ा सॉफ्ट पावर है। ऑस्ट्रिया के स्टार टेनिस खिलाड़ी और दूसरी वरीयता प्राप्त डोमिनिक थीम ने इतिहास रचते हुए यूएस ओपन के पुरुष एकल का खिताब अपने नाम कर लिया है। आर्थर एस्से स्टेडियम में खेले गए रोमांचक फाइनल मुकाबले में थीम ने पहले 2 सेट गंवाने के बाद शानदार वापसी करते हुए जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव को 2-6, 4-6, 6-4, 6-3 और 7-6 से मात दी और पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने में कामयाबी पाई। खास बात यह है कि पुरुष एकल में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले थीम 150वें टेनिस खिलाड़ी हो गए हैं। इससे पहले वो 2020 के ऑस्ट्रेलियन ओपन समेत 3 बार ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंच चुके थे, लेकिन हर बार थीम को खिताबी मुकाबले में हार झेलनी पड़ी थी। लेकिन इस बार उन्होंने हार के तिलिस्म को तोड़ते हुए यूएस ओपन का खिताब अपने नाम किया। और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैनचेस्टर में खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले में मेजबानों ने कंगारू टीम को 24 रन से शिकस्त दे दी। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट पर 231 रन बनाए। कप्तान मॉर्गन ने 42 तो वहीं जो रूट ने 39 रन का योगदान दिया, लेकिन इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया की पारी भी लड़खड़ा गई। केवल कप्तान फिंच ही अर्धशतक लगाने में कामयाब रहे, उन्होंने 73 रन का योगदान दिया। इंग्लिश गेंदबाजों ने इतनी कसी गेंदबाजी की कि ऑस्ट्रेलिया के लिए 232 रन का लक्ष्य भी मुश्किल हो गया और 48.4 ओवर में ऑस्ट्रेलिया की टीम 207 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। इस तरह 3 मैचों की सीरीज में इंग्लैंड ने वापसी करते हुए 1-1 से बराबरी कर ली है। अब सीरीज का आखिरी मैच निर्णायक मैच होगा। तो ये थी खेल की खबरें। अन्य खबरों के लिए एक बार फिर से चलते हैं आरिंद्र के पास। शुक्रिया तेजेंद्र, इन तमाम खबरों को हमारे साथ में साझा करने के लिए। और अब बारी है हमारे अगले सेगमेंट लाइफ प्राइम की। और बात स्वदेशी की, आपको दिखाते हैं कि आईआईटी चेन्नई के छात्रों की एक पहल, ये पहल है स्वदेशी ड्रोन तैयार करने की। जी हां, गुजरात में देश का पहला स्वदेशी ड्रोन बन रहा है और इसे आईआईटी चेन्नई के छात्र और रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी मिलकर बना रहे हैं। कैसे, देखिए रिपोर्ट। देश की रक्षा चाहे दुश्मन से करनी हो या देश के भीतर उपद्रवियों से करनी हो, इसके लिए जरूरी है निगरानी, और निगरानी करने वाला एक महत्वपूर्ण गैजेट है ड्रोन, जो फिलहाल सभी देश यही चाहते हैं कि पूर्णतः स्वदेशी हो। आज हम आपको मिलवाएंगे देश के टॉप मोस्ट इंजीनियरिंग संस्थान आईआईटी के छात्रों से, जो शिक्षा हासिल कर रहे हैं विमान बनाना, चलाना और डिजाइन करने की। ये युवा इन दिनों गुजरात में देश का पहला स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं। जी हाँ, ये पहल है 3 दोस्तों की, जिन्होंने भारत में स्वदेशी ड्रोन बनाने की सोच के साथ एक कंपनी खोली थी। और जैसे कि कहते हैं कि जहाँ चाह वहाँ राह, इन युवाओं के सपनों को मानो उड़ान मिल गई और इस उड़ान को पंख दिए रक्षा शक्ति विद्यालय ने। आईआईटी चेन्नई के एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के छात्र और रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी मिलकर इस ड्रोन को बना रहे हैं। देश की सुरक्षा स्वदेशी शस्त्रों से हो, इसी सोच के साथ 10 साल पहले रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय की बुनियाद रखी गई थी, जो भारतीय सेनाओं के शस्त्र रणनीतिक तरीके से देश में ही बना सके। आज ये यूनिवर्सिटी देश का पहला स्वदेशी ड्रोन बनाकर आत्मनिर्भर बनने के सपने को साकार कर रही है। Raksha Shakti University is dedicating and is building one of India's biggest robotics park.
out of which drones, or as we know it as unmanned aerial vehicles or unmanned vehicles, is a major component. Drones that we are working on right now as part of our research and development project, we are in a process of creating India's first indigenously developed drone, which will be made completely in RSU in गुजरात गांधीनगर। हमारा एक विजन है कि जो प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प है भारत को आत्मनिर्भर बनाना। सो हम सुरक्षा की दृष्टि से चाहते हैं कि भारत ट्रेनिंग के क्षेत्र में हो, रिसर्च के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो और इनोवेशन के क्षेत्र में हो और नई नई चीज़ें डेवलप करने के क्षेत्र में हो। हम सब लोग मिलके, हमारे जो छात्र हैं, हमारे जो शिक्षक हैं और जो स्टाफ है, सब मिलके इंडस्ट्री का पार्टिसिपेशन लेके हम भारत को एक आत्मनिर्भर भारत की तरफ लेके जाएं। रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय अब रक्षा मंत्रालय के दायरे में आ चुका है और अब यहाँ से पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स, केंद्रीय पुलिस सभी को मदद की जाएगी। खास बात यह है कि इस ड्रोन की हर तकनीक स्वदेशी होगी। अहमदाबाद से सुमन बोरा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अगली खबर स्वास्थ्य के मोर्चे से जुड़ी हुई। विटामिन ए की कमी दृष्टि को प्रभावित कर सकती है। दृष्टि के लिए कितना जरूरी है विटामिन ए, इस विषय पर हमारी संवाददाता किरण भारद्वाज ने बात की डॉक्टर राजेश सिन्हा से। विटामिन ए एक जरूरी पोषक तत्व है। हमारी दृष्टि के लिए विटामिन ए का क्या महत्व है और इसकी कमी से क्या समस्याएं हो सकती हैं, समझते हैं डॉक्टर राजेश सिन्हा से। डॉक्टर सिन्हा, हमारी दृष्टि के लिए विटामिन ए की क्या उपयोगिता है और इसकी कमी से क्या प्रभाव हो सकते हैं? विटामिन ए की कमी से बच्चों में अंधता कई बार पाई जाती है। विटामिन ए इंसान की रोशनी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। रोशनी को पूरी तरह देखने के लिए कई तरह के पिगमेंट्स होते हैं जो आंखों के रेटिना नामक लेयर में मौजूद होते हैं। विटामिन ए की कमी से ऐसे कुछ पिगमेंट्स तैयार नहीं हो पाते और इस कारण से बच्चों को रतौंधी हो जाती है। विटामिन ए की कमी से कॉर्निया और कंजंक्टिवा को भी असर होता है और इन सब के कारण आँखों में ड्राइनेस यानी सूखापन और जिसके कारण कंजंक्टिवा और कॉर्निया की ड्राइनेस यानी सूखापन और अल्सरेशन यानी जख्म हो सकता है। कौन से ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनका सेवन करने से हमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए प्राप्त हो सकता है? आमतौर पर जो पीले रंग के फल होते हैं और सब्जियां होती हैं उनमें विटामिन ए की मात्रा काफ़ी होती है। गाजर, आम, पालक, ब्रोकोली, स्वीट पोटैटो, लिवर, मछली का तेल जिसे फिश लिवर ऑयल कहते हैं और दूध और उससे तैयार किए गए पदार्थ। ध्यान रखिए कि जो आहार आप ले रहे हैं उसमें विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में हो जिससे आंखों की समस्याओं से बचाव हो और आपकी दृष्टि ठीक रहे। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। तो महज विटामिन ए ही नहीं बल्कि संतुलित आहार सबसे ज़रूरी है और हर वर्ग के लोगों के लिए ज़रूरी है, चाहे आप किसी आयु वर्ग के हों। संतुलित आहार आपको स्वस्थ रखता है और किसी भी प्रकार की जो बीमारियां होती हैं उनसे लड़ने के लिए आपको आंतरिक शक्ति प्रदान करता है, यानी कि आपका इम्यून सिस्टम बेहतर करता है। तो फिर इसी खबर के साथ मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही, लेकिन हम लगातार नज़र बनाए हुए हैं राज्यसभा में होने वाले उपसभापति के होने वाले चुनाव को लेकर। इसके अलावा भी तमाम बड़ी खबरों पर हम लगातार आपको रूबरू कराते रहेंगे, लेकिन फिलहाल मिड डे प्राइम में हिंदी की टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।